So very good morning friends and welcome to our last chapter portfolio management. I know कि थ्योरी चैप्टर पर बचे बट थ्योरी चैप्टर हम लोग कवर नहीं करेंगे यहाँ पर ऑफ कोर्स बिकॉज हम लोगों ने एक सेपरेट नोट्स दिए हैं, आपको रेगुलर टेक्स्ट बुक में भी थ्योरी दिया है और थ्योरी के लिए मे भी शायद बाद में मैं कुछ समरी रिवीजन वगैरह करवा दूँ, मे बी आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई टोल्ड यू कि थ्योरी पढ़ाने के लिए बहुत पेशेंस लगता है. बट येस, प्रैक्टिकल चैप्टर, लास्ट चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इसी चैप्टर में हम लोग देखने वाले बहुत से कॉन्सेप्ट्स. इस चैप्टर में आपको मैथ्स का यूज बहुत ज़्यादा आएगा और आपको लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम मैथ्स में है या हम एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. इतना ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है बट बहुत मज़ा आएगा. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. जहाँ पर भी कैलकुलेशंस आएगा हम लोग साथ में मिलकर करेंगे, तो ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा जो आपको करने नहीं आएगा. ठीक है, आई विल नॉट ट्रीट यू एज सी ए फाइनल स्टूडेंट्स व्हेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट. ओके, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट विथ यू, मे बी treating you as CA foundation students. Okay, so let's start with our portfolio management, the last topic of practical question answer series and everything. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इस चैप्टर की मैं आपको खासियत बता देता हूं कि इस चैप्टर का वेटेज हर बार एग्जाम में ज्यादा होता है. जैसे आपने डेरिवेटिव देखा, जैसे आपने फॉरेक्स देखा जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है हर बार, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ जस्ट कि ये लोग क्या करते हैं, वेटेज के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं कभी कभी. जैसे कि पास्ट एग्जामिनेशंस की बात करूँ तो May 24 एक एग्जाम हुआ था जिसमें ये लोगों ने क्या किया, आपके फॉरेक्स मैनेजमेंट में वेटेज ऑलमोस्ट नथिंग रखा, नेग्लिजिबल. अब आप बोलोगे सर फॉरेक्स तो इतना बड़ा चैप्टर है, आपने भी 15-20 लेक्चर ले लिए, फिर अब इतना कम वेटेज रहेगा तो क्या फायदा कर. तो उन्होंने क्या कर दिया, पेपर 6 में उसका वेटेज डाल दिया 25 मार्क का. पेपर 6 में फॉरेक्स का वेटेज डाल दिया 25 मार्क का आईबीएस में. तो अब भैया क्या करें. तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो पार्ट यहाँ पर कवर नहीं कर सकते एएफएम में, वो पार्ट वो पेपर 6 में कवर कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है बट प्रेडिक्टेबल पेपर नहीं होना चाहिए इसीलिए. तो guys, portfolio management, one of the very interesting topic of your syllabus, one of the important topic as far as the paper and the scores are concerned, and definitely we are going to have a very thorough practice because we are going to have almost 15 lectures on this. Okay, almost I am targeting that, but अभी देखते क्या होता है, कितना होगा. 15 तो मिनिमम होगा, एक दो ज़्यादा ही होंगे मगर कम नहीं होंगे. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बेसिकली आप जब पोर्टफोलियो बोलते हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, एनीबडी हु नोज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो? बोलो, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे तो भी बोलो उधर बैठ के. आई डोंट नो कि आप वहां पर बैठ कर सिर्फ सुनते हो क्या, बट बोलना भी चाहिए. ओके, जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में वो तो बोलेंगे, बट आप भी बोला करो. रिकॉर्डिंग में सुनकर लेक्चर्स लाइव का फील लाना है तो आपको बोलना पड़ेगा आंसर्स. पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या लगता है आपको? नो आइडिया. पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? यस, इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट नहीं, बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है सिर्फ, वो बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है. मतलब ऑल इन्वेस्टमेंट्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो. क्या बोला? ऑल इन्वेस्टमेंट्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो. मे बी यू आर इन्वेस्टिंग इन वन सिक्योरिटी, तो पोर्टफोलियो आपका एक सिक्योरिटी का है. बट अगर आपने 2 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है तो पोर्टफोलियो में आपके 2 सिक्योरिटीज है, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो. अगर आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में किए, कुछ इन्वेस्टमेंट शेयर्स में किए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में किए, तो इन सभी को मिलाकर भी पोर्टफोलियो ही बोला जाता है. तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में हम लोग शेयर्स के ऊपर फोकस करेंगे मेनली, जिसको हम लोग सिक्योरिटीज बोलते हैं. ठीक है, तो पोर्टफोलियो के अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप लोग फोकस किस पर करते हो? जब आप बोलते हो कि इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करना है, पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना है, तो बेसिकली आपका मेन फोकस किस पर होता है? आपका मेन फोकस मुझे लगता है सिर्फ 2 चीजों पर होता है. यस, पहला बिल्कुल सही, गेन और लॉस, जिसमें गेन ही एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग रिटर्न्स बुलाएंगे, और दूसरा कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो क्या देखते हो आप? रिटर्न्स तो देखते ही हो, उसके साथ साथ क्या देखते हो? वही वेल्थ क्रिएशन भी रिटर्न ही हो गया ना. रिटर्न्स मतलब आई विल टेल यू रिटर्न में क्या क्या आता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी. वेल्थ क्रिएशन उसी का एक पार्ट है, बट इन्वेस्टमेंट करते हो. चलो फॉर एग्जांपल आई एम प्रपोजिंग यू वन इन्वेस्टमेंट कि भैया यहां पर इन्वेस्टमेंट कर लो.
बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप सीए बन चुके हो, आपका 1-2 साल 3 साल का मेहनत का पैसा है, मे बी 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 3 सालों में तो उतना कमा ही लोगे आप, डोंट वरी। बोलो, इन्वेस्टमेंट करोगे 25 लाख का, जब आपको पता चलेगा यस रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स है, तो उसके साथ आप क्या सोचोगे? इन्वेस्टमेंट करना है, प्रशांत सर ने बताया, ठीक है, ये रिटर्न्स बता रहे, आगे क्या? एक और चीज के बारे में आप सोचोगे। हाँ, कॉस्ट तो 25 लाख है, वो भी सोच लिया आपने, बट वो 25 लाख आपका हार्ड एंड मनी है। जो रिटर्न्स मैंने बताए थे वो तो ऑब्वियसली फोरकास्टेड होते हैं, वो प्रेडिक्टेड होते हैं। फ्यूचर जो हमने प्रेडिक्ट किया वैसे ही नहीं होता है, कुछ उसमें डेविएशन भी हो सकता है, कुछ उसमें चेंज भी हो सकता है। तो हम क्या देखते हैं? यस, बिल्कुल सही है, रिस्क देखते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त हम लोग दो चीजें मेनली देखते हैं, एक होता है रिटर्न और एक होता है रिस्क। रिटर्न्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना मतलब उसमें क्या रिटर्न मिलता है। अगर मैं आपको पूछूं परसेंटेज रिटर्न निकालना है, चलो मुझे, तो परसेंटेज रिटर्न इन अ सिक्योरिटी कैसे आएगा? तो बहुत सिंपल लॉजिक है, आपको एक परसेंटेज रिटर्न चाहिए पर एनम। उस एक साल में आपको कितना डिविडेंड मिला उस सिक्योरिटी से, और उस एक साल में उस सिक्योरिटी का कितना प्राइस बढ़ा, दोनों को देखना पड़ेगा आपको। क्या बोला, एक बार बोलो, डिविडेंड कितना मिला और प्राइस कितना बढ़ा, जिसको हम लोग वेल्थ क्रिएशन बोल रहे हैं, मतलब प्राइस अप्रिसिएशन बोल रहे हैं। और ये तो हो गया रिटर्न इन रुपीज। अगर इसको मुझे परसेंटेज में निकालना है तो डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स प्राइस, मतलब बेस प्राइस करना पड़ेगा, और इंटू 100 करना पड़ेगा। तो मेरा रिटर्न क्या आएगा? परसेंटेज में आएगा। तो जिसका फॉर्मूला आपने सीए इंटर में भी सीखा है, सीए इंटर एफएम में आपने उसका फॉर्मूला सीखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीटी, डिविडेंड इन टाइम टी, प्लस पीटी, प्राइस इन टाइम टी, माइनस पीटी माइनस 1, प्राइस इन टाइम टी माइनस 1, मतलब लास्ट ईयर प्राइस। तो ये अभी का प्राइस पीटी हो गया और लास्ट ईयर प्राइस पीटी माइनस 1 हो गया। ये हो गया रिटर्न्स इन रुपीज। इसको अगर परसेंटेज करना है तो लास्ट ईयर के प्राइस को, बेस प्राइस को डिनोमिनेटर में ले लो और लास्ट में मल्टीप्लाई कर लो 100 के साथ, क्योंकि आपको परसेंटेज चाहिए। तो ये हो गया सिंपल सा लॉजिक रिटर्न्स का। रिटर्न्स अगर आपको निकालने तो इस सिंपल तरीके से आप रिटर्न निकाल सकते हो। उस एक सिक्योरिटी में आपको कितना डिविडेंड मिला एक साल में, उस एक सिक्योरिटी का एक साल में कितना प्राइस बढ़ा, ये हो गया आपका टोटल रिटर्न। और फिर ये रिटर्न रुपीज में है, आपको परसेंटेज चाहिए ना, तो इसको डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर प्राइस कर दो, क्योंकि हर साल का रिटर्न चाहिए आपको। तो जब नेक्स्ट ईयर रहेगा तो इस साल का प्राइस बेस बन जाएगा, इस साल कैलकुलेट कर रहे हो तो लास्ट ईयर का प्राइस बेस बन जाएगा। इस तरीके से आपको पर एनम रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, फिर इंटू 100 कर। तो रिटर्न का फॉर्मूला लिख लो, रिटर्न इज इक्वल टू dt प्लस पीटी माइनस पीटी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय पीटी माइनस 1 इंटू 100। और वहीं पर लिख दो वेर dt इज इक्वल टू डिविडेंड इन टाइम t, pt इज इक्वल टू प्राइस इन टाइम t, pt माइनस 1 इज इक्वल टू प्राइस इन टाइम t माइनस 1। एग्जाम्पल t इज इक्वल टू 2025 अगर रहेगा तो ये भी एग्जाम्पल t इज इक्वल टू 2025 हो जाएगा। और यहां के एग्जाम्पल में t माइनस 1 कितना बन जाएगा? 2024 बन जाएगा। तो इस साल का प्राइस माइनस लास्ट ईयर का प्राइस विल गिव यू प्राइस अप्रिसिएशन। 2025 का प्राइस माइनस 2024 का प्राइस विल गिव यू एक साल में 24-25 में कितना प्राइस बढ़ा, 24 के मुकाबले 25 में कितना प्राइस बढ़ा। दिस इज वेल्थ क्रिएशन, दिस इज योर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। प्लस उस होल्डिंग पीरियड में उसने जितना डिविडेंड दिया वो ऐड किया, तो रुपीज में टोटल रिटर्न मिल गया, उसको डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर प्राइस करके इंटू 100 कर दिया।
लास्ट ईयर प्राइस क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये नहीं समझ रहा है सर। लास्ट ईयर प्राइस इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बेटा क्योंकि हमको पर एनम रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो कभी भी हम अज्यूम करेंगे कि लास्ट ईयर ही परचेस किया हुआ है। चलो डन, ये आपका बेसिक रिटर्न का फॉर्मूला हो गया। अब आप रिस्क की बात करेंगे, तो रिस्क की बात करेंगे तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क कैसे निकाला जाता है। आपने ये मैथ्स में सीखा है सीए फाउंडेशन में। मैंने आपको पहले ही बोला मैं आपको सीए फाइनल का स्टूडेंट नहीं समझूंगा, सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट समझूंगा। तो बताइए सीए फाउंडेशन में आपने रिस्क का क्या फॉर्मूला सीखा, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है रिस्क का। एक पर्टिकुलर चीज का अगर रिस्क निकालना है मतलब क्या करना है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। एक पर्टिकुलर चीज का अगर रिस्क निकालना है, रिस्क इन अ सिक्योरिटी नॉट पोर्टफोलियो, रिस्क इन अ सिक्योरिटी इज स्टैंडर्ड डेविएशन। बिल्कुल सही बोल रहे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन। जब मैं बोलता हूं रिस्क, रिस्क इन अ सिक्योरिटी इज नथिंग बट उस सिक्योरिटी का क्या है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो वहां से शुरुआत करते हैं ताकि फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला पता होगा तो फॉर्मूला बता दो, मीनिंग पता होगा तो मीनिंग बता दो। स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन how much a given value deviates from the mean value। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत सही। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू अपने मीन वैल्यू से कितना चेंज हो रहा है, कितना वैरी हो रहा है, कितना डेविएट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। नाम से ही समझ रहा है दोस्तों, मीन मतलब स्टैंडर्ड, डेविएशन मतलब उसमें का डिफरेंस। तो वो मीन वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड से कितना डेविएट हो रहा है उतना रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया था, मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट कर लो बेटा, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आपने बोला ओके सर कितना रिटर्न आएगा, मैंने बोला देखो रिटर्न मुझे लगता है 18% आ सकता है, 18%, वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बट दिस इज एक्सपेक्टेड। मैंने बोला दिस इज नॉट श्योर बिकॉज मैं कोई भगवान नहीं हूँ फ्यूचर का प्रोडिक्शन करने के लिए, बट यस इसका मुझे लगता है रिटर्न जो है वो 18% आएगा। आपने मेरी बात सुनी, आपने रिटर्न देखा कैलकुलेट करके, आपको भी लगा एक्सपेक्टेडली रिटर्न 18% आएगा। बट एज यू ऑल नो कि देश में बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये रिटर्न्स वोलेटाइल होते हैं। तो कुछ ऐसा फैक्टर हो गया जिसकी वजह से ये रिटर्न्स 18 की जगह 12 आ गए, 14 आ गए, 13 आ गए, 12 आ गए, 9 आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल मीन तो अलग था बट एक्चुअल रिटर्न तो कुछ और है। मीन मतलब स्टैंडर्ड कुछ और है, रिटर्न्स एक्चुअल कुछ और हो सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पॉसिबल रिटर्न्स मतलब पॉसिबल वैल्यूज हमारे मीन से कितने डेविएशन में, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क अगर आपको निकालना होगा तो आपको निकालना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके दो फॉर्मूलेज आपने पढ़े थे फाउंडेशन में, याद है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूलेज थे, एक व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन और एक व्हेन प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन। बोल सकते हो रिस्क निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूलेज आपने पढ़े थे, वन व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन, दूसरा व्हेन प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा के साइन से डिनोट करते हैं, व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन, तो फॉर्मूला क्या रहेगा तो फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन पी इंटू x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है दोस्तों आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का, जहां पर प्रोबेबिलिटी गिवन है। कैसे ये फॉर्मूला आता है सर, यही फॉर्मूले ही बहुत मुश्किल लगते हैं सर, इसी की वजह से मैथ्स बहुत टफ लगता है सर, है ना। कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको समझा सकता हूँ, मैथमेटिशियन तो नहीं हूं मैं, हर फॉर्मूला मैं आपको मैथमेटिकली नहीं समझा सकता हूँ। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैथमेटिकल फॉर्मूलेज बहुत सारे रहेंगे, उसका मीनिंग बता सकता हूँ बट एग्जैक्ट डेविएशन नहीं, मतलब डेरिवेशन नहीं बता सकता हूँ मैं आपको, बट यस जहां तक पॉसिबल है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले की तरफ अगर आप अच्छे से देखोगे तो जो मीनिंग अभी अभी आपने कमेंट में बोला वही तो है ये फॉर्मूला। एक्स बार आपका मीन वैल्यू है,
x आपका पर्टिकुलर वेरिएबल वैल्यू है, तो आपका वेरिएबल वैल्यू x आपके मीन वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है इज नथिंग बट x माइनस एक्स बार। मैं आपको रब करके वापस से इसका डेरिवेशन समझाता हूं। x माइनस एक्स बार इज एक्चुअली योर स्टैंडर्ड से डेविएशन, बट ये तो अलग अलग चांसेस के लिए सबके लिए कंसिडर करना चाहिए, तो इसलिए समेशन प्रोबेबिलिटी करते हैं हम लोग, मतलब जितने भी प्रोबेबल चीजें रहेंगी सबको कंसिडर करके उसका टोटल। ये भी समझ गया सर। फिर इसको रूट क्यों डाला है सर, और इसको रूट, पहले रूट हटा देते हैं, अपने रूट को एक्सप्लेन नहीं किया ना अभी तक। तो x माइनस एक्स बार इज स्टैंडर्ड से मीन डेविएशन। सभी चांसेस को अगर हमने कंसिडर किया, बिकॉज x तो वेरिएबल होता है, तो सभी चांसेस को अगर हमने कंसिडर किया और उसको टोटल लिया तो इट इज समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बट अब क्या होता है, स्टैंडर्ड से डेविएशन दोनों साइड हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है। हमको उस नेगेटिव और पॉजिटिव के इफेक्ट को हटाना है। क्या करना है, कुछ चीजों में देखो रिटर्न्स रहेंगे तो जितना कम हुआ उतना रिस्क है, बट कहीं पर अगर कोई और चीज रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रहेगा, तो जितना बढ़ेगा उतना अच्छा रहता है, जितना घटेगा उतना कम मतलब अच्छा नहीं रहता है। कॉस्ट रहेगा तो जितना कम होगा उतना अच्छा रहता है, जितना बढ़ेगा उतना रिस्क होता है। तो इसलिए हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव साइन को हटाना चाहते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि x माइनस एक्स बार समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार तो हो गया, बट ये नेगेटिव पॉजिटिव का झमेला नहीं चाहिए। तो इसलिए नेगेटिव साइन के इफेक्ट को हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया, ताकि नेगेटिव भी आएगा तो वो स्क्वायर से पॉजिटिव बन जाएगा, बट स्क्वायर को हटाने के लिए हमने रूट डाल दिया। स्क्वायर को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, रूट डाल दिया। तो ये बन गया हमारे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी का फॉर्मूला व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन। व्हेन प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन तब क्या होगा, व्हेन प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन तब क्या होगा, एक सिंपल सा चेंज होगा इसमें, समेशन p नहीं आएगा, नॉर्मल समेशन आएगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके एवरेज निकाला जाएगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके क्या किया जाएगा, एवरेज डेविएशन निकाला जाएगा, और फिर उसको हम रूट डालकर इफेक्ट जीरो करेंगे स्क्वायर का। तो हमने क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटी नहीं दिया रहेगा तो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस जो रहेंगे सभी को कंसिडर किया, बट अब उसको डिवाइडेड बाय n कर रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर 5 ईयर्स देंगे तो डिवाइड बाय 5 करेंगे हम लोग, ताकि हमें एवरेज डेविएशन समझे, और एक बार वो डेविएशन आ गया तो स्क्वायर करके रूट तो करना ही था, तो उसका इफेक्ट जीरो हो गया। तो ये था आपका दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले का लॉजिक। लिख लो एक बार, और लिख लिया होगा तो डन बोल दो एक बार कमेंट में। चलो सही, आगे बढ़ते अभी। तो ये तो समझ लिया रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, ये समझ लिया हमने, ठीक है। कभी कभी ये लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, कभी ये लोग बोलते रिस्क निकालो। तो अब कैसे निकाला जाता है इसको क्वेश्चन आंसर से ही समझते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपके नोट्स के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। नोट्स के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये रहा हमारे नोट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टॉपिक नंबर 12। इसी में काफी थ्योरी जो है ये आपका ऑलरेडी कवर होगा। कहाँ कवर होगा, सिक्योरिटी एनालिसिस वगैरह में भी कवर होगा। इसकी काफी थ्योरीज जो है वो सिक्योरिटी एनालिसिस में भी कवर होती है, कॉमन थ्योरी भी है इसमें। हाँ, इसके बाद एक और सिक्योरिटी एनालिसिस का भी पार्ट बचा हुआ है, वो भी हम कवर करने वाले हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस पे लेक्चर होगा आपका, उसके डेट्स मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, इसके बाद ही होगा ऑफकोर्स। और सिक्योरिटी एनालिसिस जानबूझकर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो टॉपिक आपने कोई एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़ना चाहिए। दो ही क्वेश्चन से इंस्टीट्यूट के, और हर बार रिपीटेडली वो दो में से कोई एक ही आता है, आया तो आता ही नहीं है पहली बात तो, और आया तो उन दो में से कोई एक ही आता है, दो ही क्वेश्चन से। बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, वो रियल में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के एंगल से पढ़ सकते हैं आप। इसीलिए वो टॉपिक जो है वो मैं एक फैकल्टी को इनवाइट करने वाला हूँ, और फिर उनसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ शेयर्स ऑफ प्रिया लिमिटेड। द करंट मार्केट प्राइस इज 261। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 261 है। तो ये आज का प्राइस है। और आपको बोल रहे इकोनॉमिक कंडीशंस हाई ग्रोथ हो सकती है, एक्सपांशन हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, या तो डिक्लाइन हो सकता है। अब देखो, आपने इन्वेस्टमेंट किया, याद है आपको, मैंने बोला इन्वेस्टमेंट कर दो, चलो लैंड में, बिल्डिंग में, कहीं और नहीं, ये शेयर में इन्वेस्टमेंट करने बोल रहा हूँ मैं आपको। 25 लाख का फिगर भूल जाओ, मैं बोल रहा हूँ ये शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दो। 261 का शेयर है, बहुत बढ़िया शेयर है, इन्वेस्टमेंट करने से मजा आ जाएगा, रिटर्न अच्छा आ जाएगा। आप बोलोगे सर श्योर हो क्या आप, सर इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न आने वाले पॉजिटिवली? मैं बोलूंगा देखो यार, वो तो क्या बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लेकर, कंपनी का ग्रोथ रेट से लेकर, उस पर्टिकुलर सेक्टर का परफॉर्मेंस से लेकर, बहुत चीजें जो आप टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ लोगे, ठीक है, मतलब सेक्रेटरी एनालिसिस में पढ़ लोगे। तो बहुत सारे फंडामेंटल चीज होती है, टेक्निकल चीज होती है, जिस पर वो प्राइस डिपेंड करता है। बट मैं बोलूंगा कि अगर मार्केट बुलिश है, मतलब हाई ग्रोथ है, तो आपका शेयर प्राइस 305 जाएगा, जो आज 261 है। अगर एक्सपांशन मतलब हाई ग्रोथ से थोड़ा कम, तो 285 जाएगा। स्टेबल चलेगा जैसा अभी चल रहा है वैसे, तो 261 का 261 ही रहेगा। और अगर डिक्लाइन हो गया, जिसके चांसेस होते हैं, तो उस केस में 243 हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये आपके क्या बन गए, 4 पॉसिबल अलग अलग एंड प्राइस। और ऑब्वियसली ये सब सिचुएशन के हिसाब से ही कंपनी डिविडेंड देता है। अगर कंपनी का बहुत हाई ग्रोथ रहेगा तो डिविडेंड ज्यादा भी दे सकता है कंपनी। कंपनी का एक्सपांशन फेज रहेगा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, मगर है अच्छा है, तो डिविडेंड थोड़ा रिजनेबल देगा वो। अगर स्टेबल चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, तो डिविडेंड ऑलमोस्ट जैसे चल रहा था पहले से वैसे ही देगा। और अगर भैया डिक्लाइन है, तो फिर शायद डिविडेंड ना भी दे या कम दे दे, ठीक है। तो ये आपके रिटर्न्स हो गए इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। तो आपको क्या करना है, इससे दो बातें निकालनी है। पहली चीज आपको निकालनी है इसमें से एक्सपेक्टेड रिटर्न, और दूसरी बात स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो ट्राई करते कैसा निकलता है। प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। रिटर्न का तो आपने फॉर्मूला देख ही लिया है, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास डिविडेंड दिया हुआ है, यहाँ पर लास्ट शेयर प्राइस दिया हुआ है, बिगिनिंग वाला टू कितना था वो, 261.25, और आपको एंड प्राइस जो भी पॉसिबल है वो भी सब दिए हुए थे। और इन सब का प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ था कि वो अलग अलग जो होने वाला है, हाई ग्रोथ, एक्सपांशन, स्टेबल, डिक्लाइन, उनका प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन लेते हैं। टेबल बड़ा बनने वाला है, तो कॉलम बराबर मैनेज करो। इकोनॉमिक कंडीशन, जिसकी प्रोबेबिलिटी उधर दे रखी है, प्रोबेबिलिटी है वो। फिर एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड, फिर प्राइस एट द बिगिनिंग, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ, तो इसको PT-PT-1 बोलते हैं। PT-PT-1 बोलते हैं, जिसको कैपिटल गेन बुलाया जाता है। आपको तो पता है, प्राइस जितना बढ़ेगा उसको क्या बुलाते हैं, कैपिटल गेन बुलाते हैं। तो यहां पर इन दोनों के डिफरेंस को हम बुला लेंगे कैपिटल गेन। अब इसके साथ साथ डिविडेंड दिया हुआ है, वो ले लो। और सीधा सीधा हम क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला पुटअप करके आंसर निकाल लेंगे रिटर्न वाला। बट अभी रिटर्न के साथ प्रोबेबिलिटी को भी कंसिडर करना था मुझे। कॉलम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को। आप रिटर्न निकाल लो, सपोज लिखो मत 2 मीटर को, परसेंटेज में रिटर्न निकाल लो। और एक बार परसेंटेज में रिटर्न आ गया, तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के बाद इसी फॉर्मेट में P इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालना सोच रहा हूँ मैं।
पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालना सोच रहे हो, ताकि सिर्फ रिटर्न नहीं उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाए। बट ठीक है, चलो ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला फर्स्ट केस है, तो अपन लोग रिटर्न निकाल लेते हैं सिर्फ, और बाद में अलग से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। फर्स्ट ही क्वेश्चन है इसलिए छोड़ देते, बट अदरवाइज कॉमन फॉर्मेट बन सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेंगे। इन सबको कैसे निकालते, तो जैसे कि ये अगर 1 है, ये 2 है, 3, 4, तो 5 इज इक्वल टू प्राइस एट द एंड मतलब 3 माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग मतलब 4। ये आ गया आपका कैपिटल गेन का फिगर। 3 इज बिगिनिंग एंड प्राइस एंड 4 इज बिगिनिंग प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस आपका कैपिटल गेन हो गया। फिर 6 आपका डिविडेंड हो गया, 7 आपका रिटर्न है, और ये रिटर्न निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन मतलब 5 लेना पड़ेगा, प्लस डिविडेंड मतलब 6 लेना पड़ेगा, और उसको डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस मतलब 4 करना पड़ेगा। बिगिनिंग प्राइस मतलब 4 करना पड़ेगा, तो ये परसेंटेज रिटर्न आ जाएंगे। एक बार परसेंटेज रिटर्न आ गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज रिटर्न आने के बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए क्या करना होता है, इस रिटर्न को इनटू प्रोबेबिलिटी करना पड़ता है। तो इसका मतलब अगर मुझे 8 चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, 8 के लिए मैं क्या बोलूंगा, यस 7 इंटू 2 इंटू 7 प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न्स। यस गाइस, फॉर्मेट रेडी, आगे बढ़ते हैं। ना, सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन, हाई ग्रोथ लेते, फिर उसके बाद एक्सपांशन ले लेते, फिर स्टेबल लेंगे, और लास्ट में डिक्लाइन ले लेंगे। तो हाई ग्रोथ, एक्सपांशन, स्टेबल, डिक्लाइन। प्रोबेबिलिटी हर एक का 0.25। ठीक है। प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ले लो वहीं से। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 305.5 आई थिंक, यस। देन नेक्स्ट इज 285.5, 261.25, तो ये 5050 लिखना पड़ेगा। फिर 243.50। प्राइस एट द बिगिनिंग तो ऑब्वियसली सब जगह वही आएगा, 261.25, जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। $261.25। कैपिटल गेन मतलब प्राइस अप्रिसिएशन, तो 3 माइनस 4 करना है हमको, कितना आएगा आपका, 305.5 माइनस 261.25, 44.25। देन 285.5 माइनस 261.25 अगर मैं करूं तो 24.25 का कैपिटल गेन आ जाएगा। उसके बाद तो ये तो जीरो ही आ जाएगा। एंड लास्ट केस में 243.5 माइनस 261.25 करेंगे तो नेगेटिव 17.75 आएगा। डिविडेंड क्वेश्चन में दिया है वो छाप दो, कॉपी कर लो उधर से, 4, 3.25, 2.50 एंड 2, ये आपका डिविडेंड आ गया। अब रिटर्न निकालना है तो कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड करना पड़ेगा, और उसको डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। कैपिटल गेन आपका 44.25 है, प्लस डिविडेंड आपका 4 है, बिगिनिंग प्राइस आपका 261.25 है, इन 200 अगर मैं करूंगा तो मेरा रिटर्न फर्स्ट केस में कितना आता है, बताइए मेरा रिटर्न फर्स्ट केस में कितना आता है। $18.47, ओके सही है, 18.47, तो लिख लो 18.47। देन नेक्स्ट केस आपका कैपिटल गेन है 24.25, प्लस आपका डिविडेंड है 3.25, डिवाइड बाय बेस प्राइस है 261.25, इंटू 100 करेंगे तो आपका रिटर्न इस बार कितना है,
यस, बिल्कुल सही है, 10.53 आया। देन नेक्स्ट केस में तो आपका प्राइस अप्रिसिएशन कुछ नहीं है, बस आपका डिविडेंड है, उसको डिवाइडेड बाय 261.25 इंटू 100 अगर मैं करूंगा तो रिटर्न बहुत ही कम आया। कितना आया रिटर्न इस बार? 0.96% आया, बिल्कुल सही। और लास्ट केस में तो भैया लॉस है, 17.75, ये निगेटिव है, -2 करना पड़ेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, और डिवाइडेड बाय बेस प्राइस आपका 261.25 इंटू 100 करेंगे तो नेगेटिव रिटर्न कितना आया? आपके लास्ट केस में नेगेटिव रिटर्न कितना आता है फिर? आपके लास्ट केस में नेगेटिव रिटर्न आता है 6.03, बिल्कुल सही है, 6.03, ये नेगेटिव रिटर्न आ गया। अब आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न, प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न कर टोटल लेना है। तो यहां पर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न वाला आंसर आने वाला है, इन सब का टोटल जो आएगा ये आएगा एक्स बार। क्या आएगा? ये एक्स बार आएगा। तो चलो निकालते हैं। 18.47 का रिटर्न जिसका प्रोबेबिलिटी 0.25 है, मेमोरी प्लस कर दो, 4.6175, 62 भी ले सकते हो आप, 10.53 इंटू 0.25, मेमोरी प्लस कर दो, 2.6325, 2.63 भी ले सकते हो आप, देन 0.25 इंटू 0.96, 0.24, मेमोरी प्लस कर दो, और लास्ट केस में 0.25 इंटू 6.03, बट ये निगेटिव, इज इक्वल टू, तो ये आंसर आता है 1.5075, इसको आप 1.51 ले सकते हो निगेटिव, मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल अगर करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आता है? 5.89, बिल्कुल सही है, 5.8925, 5.8925, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो बहुत ही आसान था एक्चुअली, एक कॉलम वहीं पर ऐड कर देते तो अच्छा होता, बट कोई बात नहीं, अपन यहां पर कर लेंगे, p इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अगर मैं ऐसा कॉलम बनाऊं तो ये आपका कॉलम का कैलकुलेशन कैसे होगा? ये आपकी कैलकुलेशन ऑफ कॉलम कैसे होगा फिर? तो इसके लिए मुझे x मतलब रिटर्न देना होगा, मतलब ये वाला कॉलम रिटर्न x है मेरे लिए, ये सभी वैल्यूज मेरे लिए क्या बन गया? x। ये वैल्यू मेरे लिए क्या बन गया? x बार। तो x माइनस एक्स बार, जो भी आंसर आएगा उसको स्क्वायर कीजिए और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा 7 माइनस, ऐसा नहीं लिखा तो बेटर रहेगा एक्चुअली, 7 - 8 वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, बिकॉज 7 बोला और -8 बोला तो ये नंबर आ सकता है, बेटर रहेगा कि कुछ मत लिखो, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न है आपका 18.47, लो कैलसी, माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपका 5.98, जो भी डिफरेंस आया उसको स्क्वायर करो, फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो 0.25, 5.98 सॉरी 18.47 माइनस 5.98, जो भी आंसर आया इंटू इज इक्वल टू करेंगे और इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है? एग्जैक्टली 39 आता है, ठीक है, समझा सबको? रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो भी आंसर आएगा उसको स्क्वायर करेंगे और फिर लास्ट में उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन करो, 10.53 माइनस 5.98, जो भी आंसर आएगा इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा इंटू 0.25, 10.53 माइनस 5.98 इंटू इज इक्वल टू 0.25 से मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 5.18। आया क्या?
5.18 आया क्या? यस। इसके बाद 0.96 और 5.98, इसका डिफरेंस, फिर स्क्वायर, फिर इंटू प्रोबेबिलिटी। 0.96 माइनस 5.98, डिफरेंस आएगा, इंटू इज इक्वल टू करेंगे, स्क्वायर आएगा, इंटू 0.25 करेंगे तो आंसर आएगा 6.30। उसके बाद लास्ट में 6.03 नेगेटिव लो, बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर डीलिंग विथ नेगेटिव। तो 6.03 पहले नेगेटिव बनाओ कैलसी पर, आप सबको पता है प्लस ऑब्लिक माइनस से नेगेटिव बनता है वो, माइनस करेंगे 5.98 इज इक्वल टू करेंगे इनटू इज इक्वल टू कर 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आता है 36.06। 36.06 आया क्या आंसर? इनके सबकी टोटल कितनी आती है? इनके सबकी टोटल कितनी आती है? नहीं, इट इज 36.24 नहीं आता है। इन सबकी टोटल 36.24 कैसे आएगी? सब पॉजिटिव नंबर, लास्ट नंबर ही 36.06 है और पहला वाला नंबर 339 है डायरेक्टली। अच्छा, लास्ट वाला बोल रहा था 36.24 आता है, मेरा तो 06 आ रहा है। तो इन सब की टोटल जो है, ओके आपका मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। तो इन सब का जो टोटल आता है वो आता है 86.54। 86.54। तो ये लास्ट वाला कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये 6.03 कैलकुलेटर पे टाइप करने का, प्लस ऑब्लिक माइनस वाला साइन दबाने का, फिर माइनस, मतलब वो नेगेटिव बन गया, फिर माइनस 5.98 करने का, इज इक्वल टू करेंगे, फिर इंटू इज इक्वल टू करके स्क्वायर दबाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 0.25 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो फिर ये आ गया मेरा 86.54। व्हाट इज 86.54? इज दिस स्टैंडर्ड डिवीजन? 86.54 क्या ये स्टैंडर्ड डिवीजन है? नो, ये है वैरिएंस। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ाया आपने फाउंडेशन में। ये है वैरिएंस, और स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर को वैरिएंस बोलते हैं एक्चुअली। तो ये वैरिएंस है, इसको अगर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट summation p into x minus x bar whole square, which is nothing but under root 86.54 9.30. Standard deviation is 9.30. आ गया? ना, अब आगे आपको ऐसा लगेगा कि आप मैथ्स ही पढ़ रहे हो, मतलब ऐसे लिटरली वो सिलेबस जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था बिल्कुल वही सिलेबस यहाँ पर भी आएगा। कोरिलेशन है, कोवैरियंस है, आपके पास यहाँ पर सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, सब चीज़ें काम में आएगी आपको, ठीक है। बट डोंट वरी, मैं सब रिकॉल कराकर आपको आगे बढ़ूंगा। एंड डेफिनेटली कुछ जगह मुझे मैथमेटिकली उसका डेरिवेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैथमेटिकली निकाल कर क्या फायदा डेरिवेशन, उससे अच्छा बेस लॉजिक समझा दूंगा मैं आपको। सो लेट्स बिगिन नाउ, आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं कोरिलेशन पर। कोरिलेशन रिग्रेशन आपने पढ़ा होगा, तो कोरिलेशन को जिसको सिंबॉलिकली हम लोग आर बोलते थे, उसका लॉजिक हम लोग समझेंगे। नीचे लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। कोरिलेशन जिसको हम लोग आर बोलते हैं, is useful for diversification of risk. For diversification of risk. कैसे?
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क के लिए आर कैसे यूजफुल है? अगर आर की वैल्यू, यहां पर लिखता हूं मैं कोरिलेशन, दैट इज आर, आर की वैल्यू, और यहां पर मैं उसका रिलेशन रिस्क के साथ समझाता हूं, तो आपको समझेगा डेविएशन, डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा। तो आर की वैल्यू अगर +1 है, इसका मीनिंग है कि रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस बिकॉज दो सिक्योरिटीज बिल्कुल परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। मीनिंग क्या होता है मालूम है? दो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक्स, सिक्योरिटी वाई, आप एक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब आप सोच रहे हो रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए वाई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट भैया वाई और एक्स का कोरिलेशन +1 अगर है, तो इसका मतलब अगर 10% से एक्स गिरेगा तो वाई भी 10% से गिरेगा। मतलब जितना इफेक्ट एक्स में उतना ही इफेक्ट वाई में आएगा, वही डायरेक्शन में आएगा। अब अगर डायरेक्शन ही सेम रहेगा तो रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया तुमने, डबल कर दिया। फिर तो एक्स में इन्वेस्टमेंट किया और वाई में भी किया तो रिस्क तो डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्टील कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टाटा स्टील, और उसी के जैसा इक्विवेलेंट एक और कंपनी है स्टील का जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप बोल रहे हो मेरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। ऐसा थोड़ा ना चलता है, बिकॉज उसका आर का वैल्यू +1 है, तो इसका मतलब वो रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता है। जितना एक में चेंज आएगा एग्जैक्ट उतना ही चेंज सेम डायरेक्शन में वाई में आने वाला है। तो यहां पर हम बोलेंगे इफ आर इज +1, यहां पर हम लिखेंगे रिस्क कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड। देन इफ आर इज इक्वल टू -1, अब देखिए क्या होता है। आर -1 रहने के बाद में ये भी परफेक्टली कोरिलेटेड है, मगर पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अब आप अगर एक्स का वैल्यू अगर घटा तो वाई का वैल्यू बढ़ेगा एग्जैक्ट क्वांटम से, क्योंकि आर का वैल्यू 1 है मगर -1। -1 का मतलब होता है इनके बीच नेगेटिव रिलेशनशिप है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब अब ये रिस्क टोटली डाइवर्सिफाई हो सकता है। तो यहां पर हम बोलेंगे रिस्क कैन बी रिड्यूस टू 0। रिस्क कैन बी reduced to 0। सर 0 क्यों सर? बिकॉज आप जितना चेंज x में देख रहे हो उसका एग्जैक्ट अपोजिट इक्वल चेंज आप y में देख रहे हो, तो रिस्क तो पूरा डिवाइड हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। नाउ अगर r का वैल्यू -1 से कम है, मगर r लेना पड़ेगा, r का वैल्यू -1 से कम है बट +1 से, मतलब -1 से ज्यादा है बट +1 से कम है, मतलब बिटवीन -1 एंड +1 है, बिटवीन -1 एंड +1। इसको कैसे रीड करते? r इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन +1, मतलब बिटवीन दिस टू नंबर। तो ऐसे केस में रिस्क कैन बी रिड्यूस बट नॉट टू 0। रिस्क कैन बी रिड्यूस बट नॉट टू 0। क्यों 0 तक नहीं आएगा? बिकॉज ये -1 तक नहीं टच हो रहा है, बिटवीन -1 एंड +1 है। तो हम बोलेंगे रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट नॉट टू 0। रिस्क को हम भैया कम कर सकते हैं बट 0 तक नहीं ले जा सकते। तो ये हो गया आपका कोरिलेशन और रिस्क का लॉजिक। इसका थोड़ा मीनिंग बता देता हूं मैं आपको लिखा कर। यहां पर आप लिखिए कोरिलेशन, दैट इज आर, measures the degree of association, डिग्री मतलब परसेंटेज होता है, of association of two variables, degree of association of two variables, full stop। it measures magnitude मतलब क्वांटम, as well as direction of correlation। मैग्नीट्यूड मतलब कितना और डायरेक्शन मतलब कौन से डायरेक्शन में, सेम या अपोजिट, डायरेक्ट रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप।
ये देखा जाता है, इससे वो समझता है कितना चेंज किस डायरेक्शन में। इसलिए मैंने बोला था +1 रहेगा, सेम चेंज, मैग्नीट्यूड बताया मैंने आपको, +1 है इसलिए पॉजिटिवली चेंज है, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है। तो ये आपको डायरेक्शन भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी बता रहा है। नाउ अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन एक पोर्टफोलियो के लिए निकालना है तो कैसे निकालोगे? पहले एक लॉजिक समझते, अगर आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है तो कैसे निकालोगे? एग्जाम्पल लेते हैं, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है, मेरे पोर्टफोलियो में 2 सिक्योरिटीज है। एग्जाम्पल, portfolio has 2 securities X and Y. Their returns are expected as 25% and 35%. एग्जाम्पल ले रहे अपन लोग respectively. The investment is 0.4 in X and 0.6 in Y. लिखने की जरूरत भी नहीं थी। ऑफकोर्स अगर X में 0.4 इन्वेस्टमेंट है और पोर्टफोलियो में 2 ही सिक्योरिटीज है तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट तो Y में ही रहेगा। तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, जिसको वेट ऑफ X एंड वेट ऑफ Y बोलते हैं एक्चुअली। ये क्या है आपका वेट ऑफ X है, ये क्या है आपका वेट ऑफ Y है। कितना इन्वेस्टमेंट X में किया, कितना Y में किया, तो Y में कितना करेंगे 1 - X करेंगे। और क्या है, Y में इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे 1 - X करेंगे। X में इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, व्हाट इज द वेट ऑफ X 1 - वेट ऑफ Y। ठीक है, तो अब ऐसे केस में पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे? बोलिए, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे आएगा, या चलो डायरेक्ट बता दो कितना आएगा। एनी गेस, एनी आइडिया? आपने आपके इन्वेस्टमेंट में का 40% एक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, 60% वाई में किया है। आपके एक्स के रिटर्न है 25, आपके वाई के रिटर्न है 35%। ओके, 31 आ रहा है, देखते हैं। तो इसका रिटर्न निकालने के लिए कैसे करते हैं, रिटर्न फ्रॉम एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस रिटर्न फ्रॉम वाई इंटू वेट ऑफ वाई। सही बोला क्या? यस। तो ऐसे केस में रिटर्न फ्रॉम एक्स कितना है 25 है, इंटू उसका वेट कितना है 0.4 है, प्लस करेंगे रिटर्न ऑफ वाई कितना है 35 है और उसका वेट कितना है 0.6 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर शायद 31 आता है। यस, इट इज कमिंग टू 31%, इट इज कमिंग टू 31%। बट भैया मुझे एक बात बताइए, जैसे तुमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाला, 2 सिक्योरिटीज थे, एक का रिटर्न था और दूसरे का भी था, एक का वेट था तो दूसरे का भी था, तो तुमने वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न करके पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला। क्या आप ये सेम चीज स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कर सकते हो? क्या आप बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई इस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई नहीं बोल सकते। पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे नहीं निकलता है। नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो को वैरिएंस यूज करना पड़ेगा क्या? को वैरिएंस बोलने से अच्छा आर यूज करना पड़ता है, आर को रिलेशन यूज करना पड़ता है, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा था ना वो।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो फॉर portfolio with टू सिक्योरिटीज। फॉर पहला केस हम लोग डील कर रहे हैं फॉर पोर्टफोलियो विथ टू सिक्योरिटीज, एक पोर्टफोलियो जिसमें दो सिक्योरिटीज है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो is not weighted average of standard deviation of individual securities. Because the returns from securities, the returns from securities are not perfectly correlated excuse me, sorry, are not returns from securities are not perfectly correlated with each other all the time. मतलब ही आर का वैल्यू भैया वन नहीं होता है, वन नहीं होता है, तो उस केस में आप ऐसे स्टैंडर्डेशन इनटू स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इनटू वेट ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई इनटू वेट ऑफ वाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ही ये होता है दोस्तों कि अगर आर का वैल्यू वन है तो आप ऐसा कर सकते हो, इफ आर का वैल्यू वन है तो आप ऐसा कर सकते हो, बट अगर आर का वैल्यू वन नहीं है, जो कि जनरली होता नहीं है, तो ऐसे केस में दो सिक्योरिटीज के बीच ऐसे वेटेड एवरेज ऑफ स्टैंडर्डेशन नहीं आ सकता। जैसे इधर वेटेड एवरेज रिटर्न निकाला आपने, वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न इज नथिंग बट वेटेड एवरेज रिटर्न, बट यहां पर आप वेटेड एवरेज स्टैंडर्डेशन नहीं निकाल सकते हो। आप तब निकाल सकते हो जब आर का वैल्यू वन रहेगा तो फिर स्टैंडर्डेशन ऑफ पोर्टफोलियो विद टू सिक्योरिटीज कैसे निकलता है। स्टैंडर्डेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, ध्यान से पहले देखो फिर करना, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, उससे ये डिराइव होता है। देखते, वेट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वेट ऑफ वाई स्क्वायर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 weight of x into standardization of x into weight of y into standardization of y into correlation xy। और ये पूरा का पूरा रूट में डाल देंगे, ये पूरा का पूरा रूट में डाल देंगे। आप अगर अच्छे से देखोगे तो यहां पर ये है आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर और ये है आपका 2ab। मतलब ही ये फॉर्मूला किसका बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, और ऑब्वियसली विथ कोरिलेशन का इफेक्ट, ऑब्वियसली विथ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है विथ कोरिलेशन का इफेक्ट, बिकॉज कोरिलेशन पॉजिटिवली परफेक्टली पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए। समझ में आया, इसको आप r लिख सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला है जो हमें यूज करके आंसर निकालना है। मैं आपको इसका ब्रीफ बैकग्राउंड दिखा रहा हूं साथ साथ में, ताकि आपको समझे कि ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। अब आपने जैसे बोला वैसे कोवेरिएंस यूज करना पड़ेगा क्या, डेफिनेटली यूज होगा। क्यों यूज होगा कोवेरिएंस, क्योंकि कोरिलेशन के फॉर्मूले में ही कोवेरिएंस आता है,
रिलेशन के फॉर्मूले में, आर के फॉर्मूले में कोवेरिएंस आता है, इसलिए कोवेरिएंस यूज होगा, जो आपने पहले बोला था। तो इस लॉजिक से यूज होगा एक्चुअली। तो यहां पर लिखेंगे वेयर कोरिलेशन दैट इज आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस xy डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। ये फॉर्मूला है कोरिलेशन का। कोरिलेशन निकालते वक्त कोवेरिएंस को डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन करते हैं x एंड y। तो कोवेरिएंस क्या होता है वो भी देख लेंगे, डोंट वरी। where covariance xy is a measure of variability। नाम से समझ रहा है कोवेरिएंस साथ साथ में कैसे वैरी हो रहे हैं। वेरिएबिलिटी is a measure of variability of one variable to another variable। मतलब जैसे देश का जीडीपी चेंज हुआ तो आपका इनकम कैसे चेंज होगा, कोवेरिएंस। देश का जीडीपी चेंज होता है तो आपका इनकम कैसे चेंज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ तो आपका इनकम कैसे चेंज होगा, ये सब कोवेरिएंस निकाल सकते हैं आप। तो कोवेरिएंस इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। तो एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है इज मेजर बाय कोवेरिएंस। इट मेजर्स जॉइंट वेरिएशंस, ऐसा बोल सकते हैं आप। इट मेजर्स जॉइंट वेरिएशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल्स में कैसे बदलाव आ रहे हैं। बट रिमेंबर इट इज एन एब्सोल्यूट नंबर, इट इज एन एब्सोल्यूट नंबर, ये कोई परसेंटेज नहीं होता है। जबकि कोरिलेशन जो है वो परसेंटेज में होता है, 0.7 0.2 ये सब होता है कोरिलेशन में। बट यहां पर कोवेरिएंस में 6.78 102.2 कुछ भी आ सकता है। तो इसी को देखकर आप कोवेरिएंस का फॉर्मूला बना सकते हो। कोरिलेशन आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। इसी को देखकर आप कोवेरिएंस का फॉर्मूला बना सकते हो। कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एग्जैक्टली r into standard deviation of x into standard deviation of y, r into standard deviation of x into standard deviation of y। और कोवेरिएंस का और फॉर्मूला है कोवेरिएंस एक्स वाई इफ प्रोबेबिलिटी इज गिवन, अगर प्रोबेबिलिटी गिवन रहेगी तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला रहेगा समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। x अपने मीन से कैसे डिविएट हो रहा है, y अपने मीन से कैसे डिविएट हो रहा है, दोनों का साथ में डिविएशन कैसे आ रहा है, कोवेरिएंस। देन कोवेरिएंस इफ प्रोबेबिलिटी इज गिवन इज नॉट गिवन, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दिया रहेगा तो बिल्कुल जैसे लॉजिक अपने स्टैंडर्ड में यूज किया था वैसे लॉजिक यहां पर भी आएगा।
इधर से p हटा दिया जाएगा और यहाँ पर डिवाइडेड बाय n कर दिया जाएगा। सेम लॉजिक, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। ठीक, समझ रहा है ये अच्छे से? चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द कोवेरिएंस। ओ अभी तो पढ़ा था। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, बुलिश, स्टेबल, बेरिश प्रोबेबिलिटीज आपको दिए, रिटर्न्स आपको दिए एक्स के और वाई के, और आपको कोवेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो मार्केट कंडीशंस, प्रोबेबिलिटीज आपको दे रखी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स बार और वाई बार निकालोगे और उसके बाद फॉर्मूला पुटअप करके आंसर। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, पहले वो निकालना होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक्स बार वाई बार आना चाहिए पहले अपने पास। तो मार्केट कंडीशंस, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न फ्रॉम एक्स, expected return of x, return from y, expected return of y। क्योंकि आप पहली बार ये सॉल्व कर रहे हो तो मैं जानबूझकर जॉइंट कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, पहले इंडिविजुअल ब्रेकअप करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी वर्किंग आपको समझे, कॉन्सेप्ट समझे। एक बार समझ आए तो आप ऑब्वियसली कॉमन वर्किंग बना सकते हो दोनों के लिए, मतलब कोवेरिएंस पे डायरेक्ट आ सकते हो। एक हाथ दो कॉलम ऐड कर दोगे आगे तो कोवेरिएंस निकल जाता है एक्चुअली। सो मार्केट कंडीशंस 3 दे रखी है, बुलिश, स्टेबल, बेरिश। यहां हमें मिलेगा एक्स बार, यहां मिलेगा वाई बार। प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन से कॉपी कर लो, 0.3, 0.5, 0.2। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है, वो भी कॉपी कर लो। एक्स मत लिखो वहां पर, ए और बी बोला है क्वेश्चन में, नहीं एक्स बोला है, एक्स। ठीक है, एक्स, रिटर्न ऑफ एक्स कितना है, 40, सेकेंड केस में 20, लास्ट केस में -15। और y का रिटर्न बाजू में इधर लिखना, y के रिटर्न के सामने 30, 25, 18। ठीक है, probability into return plus probability into return plus probability into return will give you expected return. So first case, 0.3 into 40, memory plus 12, 0.5 into 20, memory plus 10, and 0.2 into 15 negative is equal to -3। MRC 19 आया क्या? यस।
सेकेंड केस 0.3 इंटू 30 मेमोरी प्लस 9, 0.5 इंटू 25 memory plus 12.5, and 0.2 into 18 memory plus 3.6. memory recall 25.1, 25.1 बिल्कुल सही है। तो ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स और वाई का। अब एक बार ये आ गया तो फिर तो अपना फॉर्मूला और डायरेक्ट आंसर, रिटर्न ऑफ एक्स माइनस रिटर्न ऑफ एक्स बार, return from y minus return from y bar, and last column will be probability into return from x minus return from x bar and return from y minus return from y bar. स्टार्ट। x आपके पास है 40, x बार भी आपके पास रेडी है 19, तो x माइनस एक्स बार कितना होगा? 40 माइनस 19 21। चाहिए तो आप एक और कॉलम ऐड कर सकते हो, मार्केट कंडीशंस, और क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट केस 20 और ये है 19, तो ऑफकोर्स विदाउट कैलसी 1 आएगा, और ये है -15 और ये है +19, तो ये आएगा 4। 21 1 और 19, अच्छा 4 नहीं आएगा, ये 4 नहीं आएगा, 34 आएगा, क्योंकि -15 और +19 है 34, ठीक है। और वहां पर y के केस में 30 और 21 25.1 का डिफरेंस 4 पॉइंट कितना आएगा, वो 9। देन 25 और 25.1 का डिफरेंस 0.1 नेगेटिव, वो भी। और लास्ट केस में 18 और 25.1 का डिफरेंस कितना आएगा, 7.1 नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, ये नंबर वो नंबर इंटू प्रोबेबिलिटी, ये नंबर वो नंबर इंटू प्रोबेबिलिटी, ये नंबर वो नंबर इंटू प्रोबेबिलिटी, और फिर टोटल। तो ये जो टोटल आएगा दिस विल बी कोवेरिएंस x, y। तो 21 इंटू 4.9 इंटू 0.3 मेमोरी प्लस करने का 30.87, then 1 into 0.1 negative into probability 0.5. Memory plus is negative 0.05. And last case 34 into 7.1 negative into 0.2 is negative 48.28. तो मेमोरी रिकॉल अगर करेंगे -34 है ना ये, तो ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। -34 है ये, इसलिए नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव आएगा 48.28, और आपका आंसर 79 पॉइंट कितना 1, ओके 79.1 आ जाएगा। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर पॉजिटिव नेगेटिव साइन। अभी जैसे हमारा मिस्टेक हो सकता था वैसे भी हो सकता है एग्जाम में, यू शुड बी वेरी अटेंटिव। और इसलिए बोलते हैं पोर्टफोलियो को सॉल्व करने के लिए पेशेंस लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमने कोवेरिएंस सीख लिया, कोवेरिएंस भी हमको आ गया है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो पर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो कंटेनिंग टू सिक्योरिटीज, कंसिस्टिंग ऑफ टू सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 4। सो आपको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक बार देखिए। एन इन्वेस्टर होल्ड्स टू इक्विटी शेयर्स एक्स एंड वाई इन इक्वल प्रोपोर्शंस। याद रखिए इक्वल प्रोपोर्शन बोला है, मतलब आपका वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई कितना हो गया, 0.5 हो गया। विद द फॉलोइंग रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, expected return from X 24%, expected return from Y 19%, standard deviation of X 28% and standard deviation of Y 23%. The returns of these securities have a positive correlation of 0.6। ये आपका R वैल्यू दिए रखा है, ये वैल्यू आपका R का वैल्यू है। You are required to calculate the portfolio return and risk. Further, suppose that the investor wants to reduce the portfolio standard deviation, portfolio risk, that is standard deviation, to 15%. How much should be the correlation coefficient, मतलब R? How much should be the correlation coefficient, मतलब R, to bring the portfolio risk to the desired level, मतलब 15%? अगर आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न, आपका पोर्टफोलियो का रिस्क आपको 15% पर लाना है तो R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो में R की वैल्यू यूज होती है। चलो लास्ट पार्ट बाद में करेंगे, पहले रिटर्न और रिस्क तो निकाल लेते हैं। रिटर्न निकालने के लिए आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न तो क्वेश्चन में प्रिंटेड है, अदरवाइज हमको क्या करना पड़ता था, अलग अलग मार्केट कंडीशन में अलग अलग रिटर्न को मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी कर टोटल लेना पड़ता था। वो भी नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पर वो रेडी है दोनों का। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने की जरूरत नहीं है, वो भी रेडी है आपके पास, ठीक है। और प्रपोर्शन भी दे रखा है आपको। सीधा सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालो। वेट ऑफ एक्स इंटू रिटर्न ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई इंटू रिटर्न ऑफ वाई। वेट ऑफ एक्स कितना है, 0.5 है, इक्वल प्रोपोर्शन बोला ना। एंड रिटर्न फ्रॉम एक्स कितना है, 24 है ना, यस। एंड प्लस करेंगे वेट ऑफ वाई लेंगे फिर से 0.5 इंटू रिटर्न ऑफ वाई ले लेंगे 19। योर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कम्स टू कितना, 9.5 प्लस 12 करना होगा, 12 प्लस 9.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21.5, यस। आ गया आंसर, सबका आंसर आ गया। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ गया ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो फॉर्मूला तो याद है, पीछे देखना नहीं है। और फॉर्मूला बुक में आज ही फॉर्मूलेज अपडेट करो, बहुत सारे फॉर्मूलेज है इस चैप्टर में, वेट मत करना, लेट हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। फॉर्मूला बुक में फॉर्मूलेज आज ही अपडेट कर देना, बोलो करोगे ना, प्रॉमिस है ना, आज ही फॉर्मूलेज अपडेट करोगे, पोर्टफोलियो में बहुत सारे फॉर्मूलेज है। गुड। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलते हैं अपन इसको, प्लस वेट ऑफ वाई स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर, जिसको हम बी स्क्वायर बोलते हैं, प्लस 2 इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू आर। ये जो भी लिखा है इसको बाद में रूट में डाल देने का।
सो 0.5 स्क्वायर इंटू रिटर्न इज 24%, उसका स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू रिटर्न है 19 तो उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 24, नहीं रिटर्न क्यों ले रहे हैं अपन लोग, स्टैंडर्ड लेना है अपने को, यहाँ पर रिटर्न क्यों ले रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड लेना है यस। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कितना, दे रखा है 28 एंड 23 दे रखा है, 28 एंड 23, तो यहाँ पर 28 आएगा उसका स्क्वायर, यहाँ पे 23 आएगा उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका 28 और इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर कर इसका 23, और आर का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है पॉइंट कितना है 0.6, (0.6) ठीक है। इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आएगा। वन 196, $132.25, $193.2, therefore standard deviation of portfolio $22.84, यस 22.84 आ रहा है आंसर, आ रहा है क्या सबका, सबका आंसर आया क्या 22.84? ग्रेट। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो पोर्टफोलियो का आपका स्टैंडर्ड आया इसको रिड्यूस करना है, इसको किधर किधर लाना है, 15 पर लाना है। तो बताइए कौन से आर के वैल्यू पर वो 15 होगा, कौन से इस आर के वैल्यू पर वो 15 होगा, वो निकालना है अपने को। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो एक काम करते हैं, सबसे सिंपल, मैथमेटिकली भी सिंपल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है देखिए, पहले लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ आर इफ पोर्टफोलियो रिस्क मतलब स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 15%, इज इक्वल टू कितना चाहिए अपने को, 15% चाहिए। तो 15 चाहिए, तो इसलिए ध्यान से सुनो, 15 इज इक्वल टू लिखने से अच्छा कैन वी राइट 15 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, 15 इज इक्वल टू लिखने से अच्छा मैं लिख रहा हूं 15 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस सर, व्हाई आर यू राइटिंग लाइक दिस, भैया 15 का स्क्वायर कर कितना होता है, 225 होता है, यस इसको रूट दबा वापस 15 ही होगा ना ऑफकोर्स, तो ये 15 ही लिखा है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। हाँ ये तो है सर, फिर वो क्यों लिखा है ऐसा, क्यों लिखा वो आपको समझेगा, राइट हैंड साइड देखो अभी। तो राइट हैंड साइड में अपन क्या करने वाले हैं, ये पूरा कैलकुलेशन यहां का रिपीट होगा, पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहां का रिपीट होगा, मगर इस बार 0.6 की जगह आर लिया जाएगा, 0.6 की जगह क्या लिया जाएगा, आर। तो वेट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड ऑफ एक्स स्क्वायर
plus weight of y square into standardization of y square plus 2 into weight of x into standardization of x into weight of y into standardization of y into r ले रहा हूं मैं, 0.6 नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो का रिस्क ले लिया 15। ठीक है, अब इसको इसलिए ऐसा लिखा बेटा क्योंकि मैं अब क्या कर सकता हूं, मैथमेटिकली सिंपल सॉल्व करने के लिए रूट रूट कैंसिल कर सकता हूं, दोनों साइड का रूट रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, इजी कैलकुलेशन क्या होगा, 225 इज इक्वल टू, और इधर भी है राइट साइड में मैं अभी सेम कैलकुलेशन करूंगा बट विदाउट अंडर रूट, तो अपन ने तो निकाला ये जानबूझ के 196 132.25 और यहां का अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 इंटू 0.5 इंटू 28 इंटू 0.5 इंटू 23 322 इंटू आर 322 आर, तो बस इसको सॉल्व कर लो, आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आती है आर की वैल्यू, कितनी आती है आर की वैल्यू, टू टू फाइव माइनस 196 माइनस 132.25 is equal to 322r. Therefore, r is equal to 32.07, 0.32 पॉइंट कैसे जाएगा, 0 पॉइंट लाना पड़ेगा ना, 0.32 ले लो, 0.3207, यस 0.3207, बट ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये, यस इट इज नेगेटिव। रिस्क को रिड्यूस करना है ना, आपकी रिस्क कितनी थी पहले, स्टैंडर्डेशन कितना था आपका 22.84 था, ज्यादा स्टैंडर्डेशन था ना, तो ऑब्वियसली उसको 15 पे लाना था, कम करना था, तो ऑब्वियसली आर को अगर तुम नेगेटिव बनाओगे तो आपका रिस्क कम होगा, तो ये रहा -.3207, तो ये आ गई आपकी आर की वैल्यू टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क टू 15% पे लाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, ये एकदम मस्त क्वेश्चन था, समझा अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, अभी 2020 पर आ जाओ। Calculate expected return and standard deviation of the following two investments x and y exclusively, मतलब पहले आपको रिटर्न निकालना है x का, फिर रिटर्न निकालना है y का, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है x का, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है y का exclusively, and also if the total investment is 20,000 and the investor had invested 15,000 in security x and balance in security b, मतलब x नहीं a, 15,000 इन ए बैलेंस मतलब 5,000 इन बी, तो आपको पोर्टफोलियो के लिए भी निकालने बोल रहे हो, आपको एक्सक्लूसिवली फॉर ए एंड बी तो बोला ही है, और आगे बोला है एंड आपको सेम चीज वापस किसके लिए निकालना है, पोर्टफोलियो के लिए निकालना है। पोर्टफोलियो के लिए निकालते वक्त 20,000 में से 15,000 अगर आपने ए में इन्वेस्टमेंट किया तो बैलेंस आपका बी में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, बचा हुआ 5,000, बट अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे प्रोपोर्शन समझ गए आपको, अगर 20,000 में से 15,000 ए में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो 15,000 का आपका वेट कितना हो गया, मतलब सिक्योरिटी ए का आपका वेट कितना हो गया, 20 में से 15 उधर इन्वेस्ट हुआ है, एग्जैक्टली 0.75, और बैलेंस बी का कितना होगा, फिर वेट ऑफ बी कितना होगा 0.25, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। नाउ इकोनॉमिक कंडीशंस आपको दे रखी है, रिसेशन, स्टेबल, एक्सपेंशन, प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है, रिटर्न फ्रॉम ए दे रखा है, रिटर्न फ्रॉम बी दे रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ आवर नोट्स. कॉलम्स बराबर मैनेज करो. इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, फिर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए जो दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं, वो रिटर्न है, आप निकालोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न. सेम लाइक दिस बी करोगे आप. और पोर्टफोलियो का भी आप निकाल सकते हो. पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो, पोर्टफोलियो का भी रिटर्न निकाल सकते हो. उसके लिए इतनी जगह नहीं है हमारे पास, हम नीचे इस टेबल को कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, पहले इधर तक सॉल्व करते हैं. अगर आप इधर जगह रहेगी तो आप इधर भी कंटिन्यू कर सकते हो बाद में, पहले देख लेना आप अच्छे से. इकोनॉमिक कंडीशंस में आपको रिसेशन बोला हुआ है, आपको स्टेबल बोला है, एंड आपको बोला है एक्सपांशन. ठीक है, प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.5, 0.3, 0.2, 0.5 एंड 0.3. ठीक है, रिटर्न जो है वो ए का -15 दिया हुआ है, बी का रिटर्न 20 दिया हुआ है, और ये 60 दिया हुआ है. ठीक है, लिखा आपने. आप ये भी कर सकते हो. फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न ए का निकालना है आपको. तो आपको क्या करना होगा, 0.2 इंटू 15 नेगेटिव इज -3, मेमोरी प्लस 0.5 इंटू 20 10 पॉजिटिव, एंड 0.3 इंटू 60 ये 18 पॉजिटिव. ये एक्स बार ए बार आ गया आपका. रिटर्न फ्रॉम ए बार 25 आया क्या, 25, 0.25 भी बोल सकते हैं आप इसको. ठीक है, देन रिटर्न फ्रॉम बी के तक आपको बोला है 20, देन आपको बोला है 30, एंड देन आपको बोला है 40. तो 0.2 इंटू 20 ये आया 4, 0.5 इंटू 30 ये आया 15, 0.3 इंटू 40 ये आया 12. तो रिटर्न फ्रॉम बी बार इज कमिंग टू 31. 0.31 भी बोल सकते हैं आप इसको, 0.31 भी बोल सकते हैं आप इसको. आ गया. नाउ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालकर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालेंगे. रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे आएगा,
रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को इनटू वेट करना पड़ेगा, रिटर्न को इनटू वेट करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट केस में मेरे पास रिटर्न है 20, सॉरी रिटर्न है 15 नेगेटिव, 15 नेगेटिव का रिटर्न है, उसका वेट कितना है, हमने वेट तो लिखा ही नहीं एक्चुअली, इधर वेट लिख दो। वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 15,000 by 20,000 is equal to 0.75. Therefore, weight of B is equal to 0.25. ठीक है, वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी दोनों आ गया। तो अब क्या करोगे आप, नेगेटिव 15 को इंटू 0.75 करोगे और 20 को इंटू 0.25 करोगे। 15 नेगेटिव इंटू 0.75 एंड 20 इंटू 0.25, तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न आता है 6.25। 6.25 समझा कैसे आया, वो भी नेगेटिव आता है, वो भी नेगेटिव आता है, कैसे आया समझा। रिटर्न ऑफ ए 15 नेगेटिव, उधर देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न मत देखो, रिटर्न देखो, रिटर्न रिटर्न है 15 नेगेटिव, उसका इन्वेस्टमेंट है 0.75, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस रिटर्न ऑफ बी है 20 अगर रिसेशन रहेगा तो, और उसका वेट है 0.25, बस दोनों का एडिशन। नाउ स्टेबल के केस में 20 का रिटर्न आ रहा है ए का इंटू 0.75 एंड 30 का रिटर्न आ रहा है बी का इंटू 0.25, तो 20 इंटू 0.75, 30 इंटू 0.25, तो ये आ रहा है आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न। सेकेंड केस में 22.5 पॉजिटिव, बिल्कुल सही है, 22.5 पॉजिटिव, समझ रहा है क्या अच्छे से, आपको कंफर्टेबल हो क्या आप। एंड लास्ट केस में आपको बोलना होगा रिटर्न ऑफ ए 60 है, इनटू उसका इन्वेस्टमेंट 0.75 है, और रिटर्न ऑफ बी 40 है, उसका इन्वेस्टमेंट 0.25, 60 इंटू 0.75 मेमोरी प्लस 40 इंटू 0.25 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो लास्ट केस में 55 आता है, 55। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए इस रिटर्न को इनटू प्रोबेबिलिटी करके टोटल लेना है, इसका टोटल नहीं लेना है, इसका टोटल नहीं लेना है, इसको इनटू प्रोबेबिलिटी करके टोटल लेना है। तो आएगा आरपी बार, यहां पर आरपी बार यहां पर आएगा। सो टेक कैलसी 6.25 नेगेटिव इंटू प्रोबेबिलिटी आपका 0.2 इज नेगेटिव 1.25, मेमोरी प्लस कर दो, 22.5 इंटू 0.5 11.25 पॉजिटिव, 55 इंटू 0.3 16.5 पॉजिटिव। तो टोटल आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न आता है एक्सपेक्टेड वाला 26.50, करेक्ट 26.50, यह आया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। आई होप आप लोग कंफर्टेबली समझ पा रहे हो अच्छे से एकदम। यस गाइज, नाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आ गया, अब आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा पोर्टफोलियो का और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए निकाल लेते हैं।
स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ए, एक काम करते हैं, ऊपर का फॉर्मेट रेडी है, मैं तो वही कॉपी कर रहा हूँ। फॉर ए के लिए मुझे लगेगा इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आपके पास रेडी है ऊपर। ये वाले कॉलम बना दो। और इसी के साथ हम बोलेंगे P इंटू रिटर्न ऑफ ए इन माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए का स्क्वायर। एक्चुअली एक एक्स्ट्रा कॉलम अगर बन जाता तो उधर ही ए का स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाता, क्योंकि 3 कॉलम तो ऊपर रेडी थे। तो आप एक्चुअली ए और बी को अलग सॉल्व करोगे तो रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन एक साथ निकल सकता था, फिर वापस बी को अलग सॉल्व करके रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन साथ में आ सकता था एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलो लो कैलसी पहले लिख दो। एक्चुअली इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न ऑफ ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए और स्क्वायर इसका। चलो अब सबसे पहले आपको लेना होगा रिटर्न ऑफ ए 15 नेगेटिव, माइनस करना होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए जो कि 25 दिख रहा है मुझे, इंटू इज इक्वल टू करके स्क्वायर कर दिया तो 1600 हो गया, इंटू प्रोबेबिलिटी 0.2 करेंगे तो 320 आंसर आता है। तो फर्स्ट आंसर आपका इधर 320। फिर से रिपीट कर रहा हूं, -15 माइनस आपका 25, जो भी आंसर आया इंटू इज इक्वल टू करोगे तो स्क्वायर 1600 आएगा, इंटू प्रोबेबिलिटी 0.2 कर दो तो आपका आंसर 320 आता है। मेमोरी प्लेस कर दो। सेकेंड केस 20 का रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न 25 का, डिफरेंस -5 इंटू इज इक्वल टू करोगे तो 25 इंटू प्रोबेबिलिटी करोगे 0.5 तो आंसर 12.5 आता है इधर। मेमोरी प्लेस कर दो। लास्ट केस 60 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न 25 इंटू इज इक्वल टू करोगे तो 1225 और इंटू 0.3 कर दोगे तो आंसर 10.5 आता है। मेमोरी प्लस कर दो। मेमोरी रिकॉल अगर आप करोगे तो आपका आंसर, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ इधर क्योंकि इतना बड़ा नंबर है ये। 60 माइनस 25 इज 35, अच्छा, इंटू इज इक्वल टू 1225, 1225 इंटू 0.3 करेंगे तो 367 आता है, 367.5 प्लस 12.5 प्लस 320, इन सब का टोटल 700 आता है। 700 को अगर मैं रूट में डालूं तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन ए का 26.46 आता है, 26.46 आता है। सही है क्या? जैसे हमने ए का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है, रिटर्न निकाला है, आपने ऑलरेडी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो भी निकाल दिया था, ऐसे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी निकालना है और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। फॉर बी
तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ बी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ बी माइनस रिटर्न ऑफ बी बार, इसका स्क्वायर आएगा। Translation of b, return from b, return from b bar. Let us solve. रिटर्न फ्रॉम बी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, वहां से ले लो या ऊपर अपन ने लिखा है वहां से ले लो। और बी बार याद रखो 31 है, बी बार याद रखो 31 है। ठीक है, फॉर्मेट रेडी कर लो पहले। रेडी हो गया तो डन बोल दो। ओके, तो अब 20 माइनस, आपको मैंने क्या बोला था, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी याद रखो कितना है, 31 है। ठीक है, तो 20 माइनस 31 इज इक्वल टू इंटू प्रोबेबिलिटी 0.2 इज कमिंग 24.2। मेमोरी प्लस 30 का रिटर्न माइनस 31 आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न इंटू इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा इंटू 0.5 करना है आपको। 30 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न 31 इंटू इज इक्वल टू जो भी आएगा इंटू 0.5, तो इसका आंसर तो 0.5 ही आ रहा सिर्फ। और लास्ट केस में मेमोरी प्लस कर लो, लास्ट केस में 40 माइनस 31 इज इक्वल टू इंटू 0.3, 24.3 टोटल कम्स टू 49। अंडर रूट 49 करने से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बी का ऑफ कोर्स विदाउट कैलसी 7 आएगा। तो ये भी आ गया। अब लास्ट पार्ट दोस्तों, और उसके बाद हमको एक्चुअली इन्होंने कुछ क्या पूछा है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट्स इट, इतना ही पूछा ना। और पोर्टफोलियो के लिए निकालो, और कुछ अलग नहीं पूछा है। बट प्रॉब्लम है अभी थोड़ा सा, पोर्टफोलियो में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। पोर्टफोलियो में क्या प्रॉब्लम आएगा, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने नहीं आएगा आपको। कैसे नहीं आएगा सर आपको, क्योंकि वहां पर आर नहीं दिया है। अब आर नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा, आर कहां से आएगा मेरा बताइए। टेल मी, थिंक करो, सोचो अच्छे से, आर कैसे आएगा। आर का फॉर्मूला दिया था आपको, ये देखिए, कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूले से आएगा। बट सर हमारे पास कोवेरिएंस भी रेडी नहीं है, तो कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा आपको। कोवेरिएंस निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, समेशन पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। प्रोबेबिलिटी गिवन है इसलिए ये फॉर्मूला पहले यूज करो, पहले कोवेरिएंस निकालो, फिर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई करो, उससे आपका आर आएगा। फिर उस आर को इस फॉर्मूले में पुटअप करो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो आएगा। विल यू ट्राई दिस पार्ट एज योर होम एक्सरसाइज। Will you try this part as your home exercise everyone? Yes. So ये पार्ट आप होम एक्सरसाइज के लिए ट्राई कर लेना। और इसके साथ साथ आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर एक छोड़ा ना अपन ने बीच में, 1 2 के आसपास कुछ तो भी, 3 या 4, कौन सा छोड़ा अपन ने, 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो योर होमवर्क। सो मार्क क्वेश्चन नंबर 3 एज होमवर्क। Also mark question number 20 का remaining part as homework। तो try this, definitely इस लॉजिक से आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आई रिपीट, आपको निकालना पड़ेगा कोवेरिएंस।
कोवेरिएंस आपको यूज करना पड़ेगा इधर, और आपको आर मिलेगा, वो आर आपको यूज करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, तो आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ के ये 3 स्टेप करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग ये क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कल डायरेक्टली रेडीमेड सॉल्व मतलब दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट है, तो मैं भी यहाँ पर लिख कर आऊंगा ताकि हमारे क्लास का टाइम थोड़ा सेव हो जाए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मेरा लिखा हुआ रहेगा कल। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।